हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम लोग VLW के रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हमने कुछ पुराने लेक्चर्स तो किए थे, जिसमें कंप्यूटर और इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन किए थे। कल हम गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आए थे, और दोस्तों आज हम लोग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। क्वेश्चन तो 20 हैं, लेकिन पूरा कंसेप्ट भी रिवाइज करेंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वाला सेशन। ओके, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ बायोटिक फैक्टर। कैन नॉट बी क्लासिफाइड। ओके, मिनरल इन द सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉसिल फ्यूल्स और डी प्लांट्स। दोस्तों पहले आपको समझना पड़ेगा बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, हमारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे दो जो फैक्टर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है अबायोटिक फैक्टर और एक होता है बायोटिक फैक्टर। इस बायोटिक फैक्टर में लिविंग और ऑर्गेनिक मटेरियल्स आते हैं, यानी कि कोई भी अगर लिविंग मटेरियल है ना, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो बायोटिक फैक्टर हैं। अबायोटिक कौन से होते हैं? जिनमें लाइफ नहीं होती, जैसे कि सनलाइट आ गया, आपका एयर आ गया, आपका टेम्परेचर आ गया, आपका प्रेशर आ गया, आपका रेनफॉल आ गया। ये सारे अबायोटिक फैक्टर हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन सा बायोटिक फैक्टर नहीं है। मिनरल इन द सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉसिल फ्यूल और डी प्लांट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बायोटिक फैक्टर में कौन से होते हैं, जो में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। फॉसिल फ्यूल्स भी अल्टीमेटली अगर देखो तो प्लांट्स डिराइव्ड ही तो हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट्स हमारे सबमर्ज हो गए थे अर्थ के बीनीथ, वही फॉसिल फ्यूल बने हैं आज के टाइम पे। तो ये भी बायोटिक फैक्टर होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा इट्स ए, मिनरल इन द सॉइल। जो मिनरल्स होते हैं दोस्तों, उनमें कोई लाइफ वगैरह नहीं होती है, सो इसलिए हम उनको बायोटिक फैक्टर नहीं बोल सकते। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ठीक है, देख लीजिए इसका। Biotic resources are those resources that comes from the living and organic matters. They include both living and once living. देखिए, once living में क्या आएगा? फॉसिल फ्यूल्स, है ना, जो एक बार कभी जिंदा थे, लाइफ थी जिनमें। 10 मिनरल्स आर अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉसिल फ्यूल्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज रिलीज्ड, सॉरी यहाँ पे रिलीज लिख दीजिए, रिलीज्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी। दोस्तों 1984 में एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें से कौन सी गैस निकली थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइल आइसोसाइनाइड और डी इथाइल इथाइल। सो इसका सही आंसर होगा इट्स ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो रिलीज हुई थी, इसमें कि हंड्रेड्स ऑफ लोगों की डेथ हो गई थी 1984 में भोपाल में। दोस्तों अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ भी आई है रिसेंटली, द रेलवे मैन करके, वो इसी ट्रेजेडी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि रेलवे लोगों ने बचाया था उनको, ठीक है, जो भोपाल में सफ़र किए थे। तो इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी ओकर ऑन 3 दिसंबर 1984 इन विच पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड वाज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बायो एक्यूमुलेशन। ए, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ए पार्टिकल एंटरिंग द फूड चेन। बी, इन दिस देयर इज ए इंक्रीज इन पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म द फूड चेन। बोथ और डी नन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बायो एक्यूमुलेशन सी, यानी कि ऊपर वाले दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा देखिए, बायो एक्यूमुलेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि अगर जो कोई भी अगर आप हजार्डस या पार्टिकल, हार्मफुल पार्टिकल है, वो विद द फूड चेन के या वो विद द ट्रॉफिक लेवल से इंक्रीज होता रहता है। दोस्तों जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप एक्वेटिक सिस्टम में एक छोटी सी फिश है, अगर वो कुछ पॉइजनस खाती है, उस छोटी फिश के ऊपर बड़ी फिश होगी, वो इस फिश को खाएगी, जो उसने पॉइजन इकट्ठा किया होगा वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर इस फिश को बड़ी फिश खाएगी, जो कि जिसमें ये जो बड़ी फिश है वो इस जैसी कितनी मछलियों को खाएगी, ठीक है ना, और ये जो बड़ी फिश थी इसने इसके छोटे से काफ़ी मछलियों को खाया होगा। तो इसकी वजह से इसमें अगर आप देखो हजार्डस पार्टिकल कम था, लेकिन ये जैसे ही ऊपर गया तो इसमें ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि इस फिश ने बहुत सारी ऐसी फिश को खाया होगा। इसके ऊपर जो फिश होगी वो इस जैसी फिश को काफ़ी ज़्यादा खाती होगी, तो इसलिए इसका जो टॉक्सिक लेवल होगा वो और बढ़ जाएगा। और इस फिश को सपोज अगर ह्यूमन खाता है, मैन खाता है, तो वो तो ऐसे काफ़ी सारी फिश को खाएगा, तो उसका टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है। इसी पूरे फिनोमिना को बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। जो फर्स्ट स्टेज पे होता है ना, उसको बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो फिश है इसने टॉक्सिक इन्वायरमेंट लिया, यानी कि टॉक्सिक चीज़ खाई कोई,
जो बायो मैग्निफिकेशन क्या होगा दोस्तों, इसके ऊपर, यानी कि यही जो फिनोमिनन बढ़ता जाता है, टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, उसी को बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की जो टॉक्सिक वेस्ट होगा वो इंक्रीज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसी को बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए, बायो एक्यूमुलेशन रेफर टू प्रोसेस ऑफ ए पार्टिकल एंटरिंग द फूड चेन। इन दिस देर इज ए इंक्रीज इन द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन। इट प्रीसीड्स बायो मैग्निफिकेशन, है ना, यानी कि बायो मैग्निफिकेशन के पहले आता है, नहीं पहले बायो एक्यूमुलेशन आता है, उसके बाद बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होगा, जब वो प्रोडक्ट है वो है बढ़ते, टॉक्सिसिटी यानी कि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे ना, और बायो एक्यूमुलेशन जो पहला फिनोमेना है जब वो एंटर करते हैं हमारे फूड चेन में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Next question is, which of the following activities does not result in the depletion of the forest? Industrialization, urbanization, mining operation, privatization. क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी किस चीज़ की वजह से हमारा डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट नहीं होता। डिप्लीशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होगा, पेड़ों को काटना, ठीक है, जंगलों को काटना, पेड़ों को काटना, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। पूछा इनमें से किसकी वजह से वो नहीं होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, माइनिंग ऑपरेशन, प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों अगर आप देखोगे डी, प्राइवेटाइजेशन की वजह से नहीं होता। बाकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, एक तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, ऊपर से इसका जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसके लिए आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता है। अर्बनाइजेशन से भी होता है, अगर आपको बिल्डिंग्स बनानी है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनाने हैं, पेड़ पौधे काट के बनाओगे तो उससे भी होता है। माइनिंग ऑपरेशन से तो होता ही होता है, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन भी द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए, डिफॉरेस्टेशन कैन बी डिफाइंड एज अ लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट एज रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग ऑपरेशन एंड यूज ऑफ वुड फॉर द डोमेस्टिक एंड अदर पर्पस हैव कॉज्ड हैवी डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द गार्डनर्स ऑफ द फॉरेस्ट। इनमें से किसको गार्डनर्स ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। हिलॉक गिबॉन, डियर, ओरेंगुटन और एशियाटिक लाइन। दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा, जो गार्डनर ऑफ द फॉरेस्ट है वो ओरेंगुटन को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ओरेंगुटन सीड्स डिस्पर्स करने में काम आते हैं, ठीक है, जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स करने में काम आते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ग्रोथ बढ़ती है, वेजिटेशन इंक्रीज होती है, इसलिए इनको गार्डनर्स ऑफ कहा जाता है, गार्डनर्स ऑफ द फॉरेस्ट। इसका IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, इंडेंजर्ड इसका स्टेटस है ओरेंगुटन का। एशियाटिक लाइन कहाँ पे पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट गुजरात में। ओके, एशियाटिक लाइन गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाए जाते हैं। हिलॉक गिबॉन क्या होता है, ये एक ना मतलब मंकी की सब टाइप होती है। हिलॉक गिबन हमारे भारत में नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, बट ज़्यादा कंसंट्रेशन की अरुणाचल प्रदेश में होती है, ठीक है, हिलॉक गिबन। और डियर के, हाँ डियर से याद है संगाई डियर दोस्तों, संगाई डियर जिसको हम डांसिंग डियर भी कहते हैं, ये मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर का नेशनल एनिमल है, ठीक है, मणिपुर में पाया जाता है। और लोकटक लेक भी मणिपुर में पाया जाता है। और इस संगाई डियर को डांसिंग डियर भी कहते हैं। लोकटक लेक में फुमडी नाम की, PHUMDI, फुमडीज पाई जाती हैं, ठीक है, ये ग्रास की एग्लोमरेशन होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, समझ आया। तो ओरेंगुटन का सही आंसर होगा। ओके, देखिए, ओरेंगुटन इज नोन एज गार्डनर्स ऑफ द फॉरेस्ट, दे हेल्प टू डिस्पर्स सीड्स एंड सो आर वाइटल टू देयर हैबिटेट। IUCN स्टेटस क्या है इनका, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वैसे ये पूछा है कि खंगाई चंगदुनजोगा बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ बट आप समझ आना, बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पूछा ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और इन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इट इज़ लोकेटेड इन सिक्किम, ठीक, सिक्किम में लोकेटेड है। ये भारत का पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस इस बायोस्फीयर रिजर्व को दिया गया है। इस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, सिक्किम में। मिक्स्ड हेरिटेज साइट में क्या होता है, आपको कल्चरल और नेचुरल दोनों का जो कल्चरल साइट है ना, उसका साइट मिलती है, यानी कि उसकी आपको डेजिग्नेशन मिलती है। इसको देता कौन है, यूनेस्को देता है, ठीक है दोस्तों, यूनेस्को आपको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट देता है। इस दो यूनेस्को बेसिकली 3 टाइप के देते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल और मिक्स्ड। टेंजिबल में क्या होते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, होयसला टेम्पल हो गए, हम्पी टेम्पल हो गए जो कि कर्नाटका में है, जिनको आप टच कर सकते हो ना, वो टेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट होते हैं। इनटेंजिबल कौन सी होती है, जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, जैसे कि नवरोज़ हो गया, ठीक है, आपका योगा हो गया, रमप्पम हो गया, और चैंटिंग, हाँ वैदिक चैंटिंग हो गई लद्दाख में। ये सारे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट है जो कि भारत में मिली हुई है, ठीक है। हाँ, कुंभ मेला हो गया, ये भी इंटेंजिबल कल्चर। और मिक्स क्या होता है, जिनमें नेचुरल और कल्चर दोनों हो, तो इसलिए भारत में जो सिर्फ एक ही मिक्स्ड हेरिटेज साइट है वो है सिक्किम में, और वो है ये वाला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामदाफा नेशनल पार्क है, दिबांग नेशनल पार्क है, ठीक है। और हाँ, पतकाई नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। लद्दाख में कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, ओके, इट इज़ इन लद्दाख। लद्दाख में पेंगोंग सो और सो मोरी नाम का लेक भी है। पेंगोंग सो आधा लद्दाख में है, आधा तिब्बत में, लेकिन सो मोरी इज कम्प्लीटली इन द लद्दाख, ओके, ठीक है जी। चलिए, और सिक्किम हमारा ऑर्गेनिक स्टेट भी है। चलिए देखिए, खंगचोंडा बायोस्फीयर रिजर्व इज located in the Sikkim. It was established in 1977. It was inscribed in the UNESCO World Heritage Site in July 2016 में मिला था इसको, ठीक है। It became the first mixed heritage site of the India. चलिए आगे देखते हैं। Which of the following type of the forest occupies the largest area in the India? Tropical moist deciduous forest, subtropical dry deciduous forest, mountain wet temperate forest और tropical wet evergreen forest। तो दोस्तों पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फॉरेस्ट टाइप सबसे ज़्यादा है भारत में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तकरीबन 38% ऑफ जो इंडिया का एरिया है ना, वो ये वाला फॉरेस्ट कवर करते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो दैट ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। देखिए, ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज रिसीविंग एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर्स इन द इंडिया। दे कवर पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, ओके। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया। इनमें से पहला नेशनल पार्क कौन सा था? परियार, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क। तो दोस्तों सही आंसर होगा सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और 1936 में पहला नेशनल पार्क भारत में बना था। 1936 तक इसको हेली नेशनल पार्क भी कहते थे, ठीक है। इसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। क्या कारण था? क्योंकि वहाँ का जो गवर्नर था उसका नाम था हेली, तो इसलिए उनके नाम पे डाल दिया था, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा। परियार कहाँ पे है? केरला में, ठीक है। परियार एक नदी भी है, जो कि रिवर भी है, वो भी केरला में ही है, ठीक है। इसके हिसाब से याद रखना है। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है, ओके। एंड बांदीपुर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, वन ऑफ द बिगेस्ट टाइगर रिजर्व, इट इज इन कर्नाटका में है। बांदीपुर कर्नाटका में है, ओके, माफ कीजिएगा, कर्नाटका में है बांदीपुर, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट ध्यान रखना आपको, इट इज इन पहला नेशनल पार्क है हमारा, ओके, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इट इज नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड की। इसको 1936 में स्टैब्लिश किया था ब्रिटिश राज। पहले इसको हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। In which type of the forest does Sundari tree belong? Tropical evergreen forest, tropical thorn forest and scrubs, tropical deciduous forest और डी मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो दोस्तों जो सुंदरी ट्री है वो डी मैनग्रोव फॉरेस्ट में मिलती है। कहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट? सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में, ओके, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा। और इंडिया और बांग्लादेश शेयर करते हैं इसको, ठीक है। गंगा और रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर सुंदरबन डेल्टा में फ्लो करती है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा, ओके। यहाँ पे सुंदरी ट्री मिलती है। पूरा का पूरा जो सुंदरबन डेल्टा है मैनग्रोव फॉरेस्ट है। मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो कि आपके कोस्टल वाले एरिया, जैसे ये समंदर आ गया ना, ये वाला समंदर आ गया, इसके जो कोस्ट पे लगे होते हैं ना, इसको मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। इनके जो रूट्स होते हैं काफ़ी डीप ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये जो मतलब सुनामी वगैरह रोकने में काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे एनिमल प्लांट्स वगैरह भी काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट, इनके स्टिल्टेड रूट्स होते हैं, यानी कि जैसे ट्री होगा यहीं पे इनका रूट हो जाएगा, बाद से यहीं से गिर के नीचे यहीं से दूसरा ट्री निकल जाता है, ठीक है। इनको स्टिल्टेड रूट यानी कि ऊपर होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये साल्ट रेसिस्टेंस होते हैं प्लांट्स, यानी कि अगर साल्ट में रखेंगे तो प्लांट तो सर्वाइव नहीं कर पाते, बट ये उगते ही साल्ट में, ठीक है, साल्ट रेसिस्टेंट। तो इसलिए ध्यान रखना है मैनग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी ट्री मिलता है। कहाँ पे? सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश एंड बाहर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा शेयर करता है गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में, ठीक है, ओके। वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली फाउंड मैनग्रोव स्पीशीज सुंदरबन इज सुंदरी ट्री, ओके। चलिए आगे देखते हैं। द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज नीके, बायोम, हैबिटेट और हैबिट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स सी, हैबिटेट। नेचुरल प्लेस होता है ऑर्गेनिज्म का, कम्युनिटी का, उसको हैबिटेट बोलते हैं। नीश क्या होता है? इट इज़ ए यूनिक फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। कोई भी अगर यूनिक जो रोल प्ले करता है
कोई भी यानी कि स्पीशीज़ अपने इन्वायरमेंट, इसको नीश कहा जाता है। हर एक इंडिविजुअल का अपना एक यूनिक नीश होता है, ठीक है। कोई भी ध्यान रखना दोस्तों, दो इंडिविजुअल का कभी भी एक सेम नीश नहीं हो सकता, ठीक है। नीश क्या होता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म कैसे मतलब सर्वाइव कर रहा है, किसके साथ रह रहा है, कौन सी एनर्जी दे रहा है, या कहाँ पे फूड डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इस किस तरीके से वो पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखता है, ये इसका पूरा नीशे में आता है, ठीक है। हैबिटेट आ गया। बायोम क्या हो गया, एक लार्ज, आप लगा लो, एक लार्ज इन्वायरमेंटल या बायोजियोग्राफिक रीजन होता है जहाँ पे वेजिटेशन हो गया, एनिमल्स हो गया, या और भी टाइप के जो टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, प्लांट्स हो गया, फ्लोरा हो गया, फोना हो गया, वो एक सेम टाइप का मिलता है, ठीक है, एक बायोम में। जैसे आप बोलोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये एक बड़ा बायोम है। डेजर्ट होंगे हमारे, ये भी एक बायोम है। इक्वेटिक सिस्टम, ये भी एक बायोम है हमारा, ठीक है। तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी हमारा एक बायोम हो जाएगा। मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये भी एक बायोम है। ये छोटे छोटे बायोम, यानी कि यहाँ की कंडीशन सारी सेम हो, प्रेसिपिटेशन से लेके फ्लोरा, फोना, एनिमल सब सेम हो, उसको हम कहते हैं बायोम। तो इसका सही आंसर होगा सी, हैबिटेट। ओके, आगे देखते हैं। विच इज़ द रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स, कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन और बायोमास। पूछ रहा है कि इनमें से रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कौन सा होगा। रिन्यूएबल देखो, यानी कि जिनकी डेथ नहीं हो सकती, जिनको हम बार बार उगा सकते हैं, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, यानी कि जो खत्म हो जाते हैं। तो पूछ रहा है इन दोनों का मिला के क्या होगा, यानी कि वो रिसोर्स जो कि रिन्यूएबल तो होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जॉस्ट भी हो जाएगा, यानी कि ख़त्म भी हो सकता है अगर वो हमने प्रॉपर तरीके से उसको रिन्यूएबल नहीं किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, बायोमास। बायोमास इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज बायोमास अगर आप देखो प्लांट्स और एनिमल से ड्राइव होता है। अगर डिफॉरेस्टेशन वगैरह होती रही, प्लांट तो हमारे रिन्यूएबल होते हैं, बट अगर डिफॉरेस्टेशन हम लार्ज लेवल पे करते रहें तो चांसेस है कि वो एग्जॉस्टेबल भी हो जाए। तो इसलिए उन्होंने पूछा रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल कौन सा है, नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ बायोमास। ओके, बाकी कोल तो आपका नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है, केरोसिन भी नॉन रिन्यूएबल है। तो बायोमास इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग डायरेक्ट अंडर सनलाइट आर नोन एज हीलियोफाइट्स, स्कायोफाइट्स, पास्माफाइट्स और डेकॉइट्स। तो दोस्तों वो प्लांट जो सीधा सनलाइट के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम हीलियोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है, हीलियोफाइट्स। स्कायोफाइट्स कौन से होते हैं, जो शेड के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे शेड्स होती है ना शैडो के अंदर, उसके अंदर ग्रो कर, उसको स्कायोफाइट्स कहते हैं। सामोफाइट्स वो होते हैं जो सैंडी एरिया में ग्रो करते हैं, जो सैंडी एरिया में ग्रो करते हैं, जिसके कारण उनका जो रूट है वो धरती के काफ़ी सारे नीचे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बैम्बू वगैरह हो गए, या हमारे कैक्टस हो गए, बैम्बू हो गए, ठीक है, क्योंकि उनके रूट वगैरह काफ़ी सारे डीप में होते हैं, उनको पास्मोफाइट कहते हैं, यानी कि जो सैंडी एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। डाइकोट्स एंजियोस्पर्म का एक टाइप हो गया एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो हेलियोफाइट्स का करेक्ट आंसर होगा। और जो साल्ट रेसिस्टेंट ट्री होते हैं ना, साल्ट रेसिस्टेंट, ये तो आ गया जो सीधे सनलाइट के अंदर है वो हीलियोफाइट, और जो साल्ट के अंदर ग्रो करते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। HALOPH/TES, हेलोफाइट्स, ठीक है, HALOPH/TES, हेलोफाइट्स। और हीलियोफाइट्स आ गया सनलाइट के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Which statement is correct with respect to the food chain? Every component of the food chain forms a trophic level. Interrelation between different food chain is known as the food web. All the chains formed by nutritional relation is used to understand energy flow or D, all of the above. दोस्तों इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द फूड चेन? डी, सबकी सब सही स्टेटमेंट है, ठीक है। फूड चेन क्या होता है, इस बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन होती है। पहले आगे ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक फूड चेन में क्या होता है, एक ग्रीन प्लांट होगा, वो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाएगा, उस ग्रीन प्लांट को दूसरा हार्बीवोर होगा, वो उसको खाएगा, उस हार्बीवोर को फिर दूसरा खाएगा, कार्निवोर खाएगा, और उस कार्निवोर को फिर दूसरा खाएगा। इसी तरीके से एनर्जी फ्लो होती रहती है। इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि जो खाना है, जो यानी कि फूड चेन स्टार्ट हुई वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हुई, ठीक है। और देखिए एक ना लिंडनमैन 10% एनर्जी ला है, उसके हिसाब से क्या कहता है, अगर सपोज 100% एनर्जी प्लांट्स के पास थी, उसके आगे सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, यानी कि 90% डिसिपेट हो जाती है। जो हार्बीवोर होगा उसके पास ही 10% एनर्जी ही रहेगी। बाकी आगे हार्बीवोर को जो दूसरा कार्निवोर खाएगा, उसकी जो हार्बीवोर की 10% एनर्जी थी वही आगे ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, इसके पास, कार्निवोर के पास। तो इस तरीके से देखा जाए तो फूड चेन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल बनते हैं, क्योंकि उसके बाद पूरी एनर्जी ही खत्म हो जाती है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इट इज़ लिंडनमैन 10% एनर्जी लॉ, ठीक है, क्योंकि वो कहता था सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। ओके,
ये ऑटोट्रॉफिक फूड चेन के बारे में बात की। दूसरी आ गई डेट्रिस फूड चेन। इसमें क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको जो डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर में क्या होता है आपका बैक्टीरिया और फंजाई। दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर, जो वायरस होता है वो कभी भी डिकम्पोजर नहीं होता है, क्योंकि वो डेड एनिमल पे नहीं खाता, डेड एनिमल पे फीड नहीं करता। सिर्फ बैक्टीरिया और फंजी ही वो डिकम्पोजर कहते हैं उनको। उनको हम सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं, एक और दूसरा नाम है उनका, कंफ्यूज मत होना, SAPROH सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स में सिर्फ बैक्टीरिया और फंजी आते हैं, वायरस नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजी ही जो डेड एनिमल हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि डेट्रिस फूड चेन में सबसे पहले डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसको बैक्टीरिया या फंजी खाएंगे, इनको कोई दूसरा खाएगा, इनको कोई दूसरा खाएगा, इस तरीके से। अगेन इसमें भी 10% एनर्जी, सिर्फ 10% ही एनर्जी पास होती है, ठीक है। तो इस तरीके से फूड चेन होते हैं। और फूड वेब क्या होता है, अगर एक फूड चेन ये अगर सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और फर्दर एक दूसरे के साथ हर एक इंटरकनेक्शन इनका, तो उसको फूड वेब कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर। दोस्तों में से जो मैक्सिमम एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होते हैं, इट इज़ प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि वो प्रोड्यूस करेगा तभी आगे एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपको पता है कि जो सनलाइट की हमारी सिर्फ 1% एनर्जी ही हमारे अर्थ तक पहुंचती है, और वो जो 1% एनर्जी है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो लेते हैं, बस वो उससे ना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। अभी क्या हुआ, ये जो रेस्पिरेशन लेते हैं इसमें कुछ एनर्जी मतलब लॉस हो जाती है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन क्या लीव करता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, जिसकी वजह से उन्हें फोटोसिंथेसिस से अपने लिए खाना बनाया, उसमें से बाकी इनमें जो एनर्जी, रेस्पिरेशन में कुछ एनर्जी वेस्ट होगी इनकी जो इनको चाहिए, बाकी जो एनर्जी बचती है उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जब दूसरा कार्निवोर इस प्लांट को खाता है तो यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही कार्निवोर के पास ट्रांसफ़र होती है, और आगे वही जो एनर्जी है 10% से सिर्फ 10% आगे ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। तो उस प्राइमरी, उस जो आगे जो पहुंची एनर्जी, उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे हम लोग, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी, जो कि सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की वजह से उन्होंने ना खाना बनाया, इसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा। माइनस अगर इसमें रेस्पिरेशन करेंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रह जाएगी, और यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जब कार्निवोर्स के पास पहुंचे उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो मैक्सिमम एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। The ability of a population to increase under ideal environment condition is called natality, carrying capacity, biotic potential, absolute natality। तो दोस्तों इसको सही आंसर होगा सी, बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं इसको, जिसमें की एबिलिटी है होती है पॉपुलेशन की टू इंक्रीज अंडर आइडियल इन्वायरमेंट कंडीशन, ठीक है। बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं इसको, ओके। चलिए आगे देखो। In an ecosystem, the energy flow is always unidirectional, bidirectional, in any direction, always डाउन फ्लो डायरेक्शन। सो कुछ भी हो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो एनर्जी का फ्लो होता है ना इन्वायरमेंट में, इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनी डायरेक्शन। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एनर्जी मूव करती है, ठीक है। हाई एनर्जी ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे भी मूव करी, यहाँ पे भी, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एनर्जी ऑलवेज फ्लोज इन द वन डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। दोस्तों अगर आप कुछ देखो इन्वायरमेंट में ना, कुछ पिरामिड्स बनते हैं, जैसे पिरामिड ऑफ नंबर बनता है, पिरामिड ऑफ बायोमास बनता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास ये ना दो टाइप के बनते हैं, यानी कि इन्वर्टेड भी बनते हैं और अप डाउन भी बनते हैं। बट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अपराइट, रीजन बीइंग द एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हाई, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है, इसलिए एनर्जी फ्लो हमेशा ही यूनी डायरेक्शन होता है, ओके। ऑलवेज रिमेंबर इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स डाटा ऑन रेड लाइन्स, रेड बर्ड्स, लिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका सही आंसर होगा रेड डाटा बुक्स प्रोवाइड डाटा ऑन डी, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि रिस्क में हैं कि फ्यूचर में वो जाके एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, यानी कि उनका सर्वाइवल फिनिश हो सकता है, तो उनको रेड डाटा बुक में मेंशन कर दिया जाता है। रीज़न क्या होता है इसका, ताकि गवर्नमेंट हो गई, सिविल एनजीओस होगी, सिविल सोसाइटीज़ होगी, अपने लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें प्रोटेक्ट करने का। और गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट करती है, बाय मेकिंग नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और कुछ नेचुरल और कुछ मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं, जैसे साइट्स हो गया, ठीक है, साइट्स हो गया, देन ट्रैफिक हो गया, ये एनजीओ है, ठीक है ना।
देन आगे आ गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस तरीके से कुछ ना कुछ वो बनाते रहते हैं ताकि ये जो इंडेंजर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको थोड़ा हेल्प कर सकें, ठीक है। तो रेड रेड बुक प्रोवाइड लिस्ट ऑन इंडेंजर प्लांट्स एंड एनिमल। कौन बनाता है ये? IUCN पब्लिश करता है रेड रेड बुक, ओके। देखिए द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मेंटेन्स द रेड रेड बुक। IUCN इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड इन्वेंटरी सेंटर ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। A very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and wildlife is called ecology, biodiversity, biosphere reserve। दोस्तों मैंने बोला था पहले भी बताया था आपको, एक लार्ज इकोसिस्टम हो, अलग टाइप की वेजिटेशन हो, वाइल्ड लाइफ हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायोम, ठीक है, बायोम कहते हैं उसको। देखिए इसका क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले इन्वायरमेंट एक इंडिविजुअल आता है, ठीक है। इंडिविजुअल हो गया, जैसे कोई भी पर्टिकुलर लाइन आ गया, ठीक है। इंडिविजुअल के बाद एक उसकी स्पीशीज़ आती है, यानी कि जैसे स्पीशीज़ आगे पूरी, जैसे अगर हम टाइगर की बात करें, टाइगर में लेपर्ड भी आ जाएगा और जैगुआर भी आ जाएगा, ठीक है ना, लाइन टाइगर वगैरह भी आ जाएंगे, चीता भी आ जाएगा। ये इंडिविजुअल थी, ये इनकी स्पीशी आई। स्पीशीज़ के बाद पॉपुलेशन आती है। पॉपुलेशन में क्या होता है, एक ही टाइप की, यानी कि पूरी डिफरेंट टाइप के ना एक स्पीशीज अब कंसंट्रेट हो जाती हैं, यानी कि एक ही इंडिविजुअल की काफ़ी सारी पॉपुलेशन हो जाती है। यानी कि यहाँ पे एक स्पीशीज थी, एक इंडिविजुअल था, यहाँ पे उसकी स्पीशीज आई 2-3, और यहाँ पे उसी की पॉपुलेशन बन गई, यानी कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन के बाद आती है दोस्तों कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है, डिफरेंट पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये टाइगर की पॉपुलेशन हो जाएगी, ये एलिफेंट की हो जाएगी, ये आप लगा लो किसकी हो जाएगी, जिराफ वगैरह की हो जाएगी, ये यहाँ पे प्लांट्स हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। ये कम्युनिटी आ गया, ठीक है। पहले इंडिविजुअल आया, फिर स्पीशीज़ आए, फिर पॉपुलेशन आ गया, फिर कम्युनिटी आ गया। कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम। अब ये सब जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ, बायोटिक फैक्टर के साथ, अबायोटिक फैक्टर के साथ एक दूसरे से हारमोनी में रहते हैं, फूड चेन वगैरह बनाते हैं, तो पूरा इकोसिस्टम आया था, इसमें इन्वायरमेंट भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम के बाद आ जाता है आपका बायोम। बायोम आ गया एक पर्टिकुलर, एक बड़ा एरिया आ गया जिसमें कि डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ हो। और बायोम के बाद फाइनली आता है बायोस्फीयर, जिसमें कि आपका पूरी अर्थ मिल जाती है, पानी, यानी कि हाइड्रोस्फीयर आ गया, आपका लिथोस्फीयर आ गया, एटमॉस्फेयर, सब मिक्स करके बायोस्फीयर बन जाता है। तो ये पूरी चेन होती है जिसकी वजह से सारा सिस्टम बनता है, ठीक है। पहले इंडिविजुअल आएगा, इंडिविजुअल का पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद स्पीशीज़, स्पीशीज़ के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम, बायोम के बाद बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये सारा ऐसे चलता है, ये चेन होती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा सही आंसर, इट्स बी बायोम, ओके। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट बायोडिवर्सिटी? इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों वो कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडिवर्सिटी है, इट इज़ बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में आपको पता होगा अमेजोन फॉरेस्ट है, वो इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ। काफ़ी सारा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कर दिया ये, ठीक है। यानी कि काफ़ी सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैली है उसको ये सेव करते हैं, यानी कि इसको मतलब कैच करते हैं, इन्वायरमेंट से ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। कौन से? अमेजोन फॉरेस्ट को। सबसे बायोडाइवर्सिटी यहीं पे है, ब्राज़ील में, ओके, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, वाई ताजमहल इज सफरिंग फ्रॉम द मार्बल कैंसर? बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो मार्बल कैंसर हो रहा है ना, कि आपने देखा होगा ताजमहल का जो कलर है वो थोड़ा सा इरोड होता जा रहा है, येलोइश कलर होता जा रहा है वो। तो पूछ रहे हैं कि किसकी वजह से हो रहा है, कौन सी गैस की वजह से? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, बिकॉज ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वो वहाँ पे उसका जो मार्बल कैंसर हो रहा है, ठीक है। देखिए आगे इसका जो इंडस्ट्रीज लोकेटेड है ना आगरा में, स्पेशली जो ताजमहल के आगे पीछे हैं, जैसे कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी, दे हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स। एमिशंस ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड अराउंड द ताजमहल एट ट्वाइस द परमिसिबल लेवल, जिसकी वजह से वो येलोइश हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन इतना ही रखते हैं, बाकी आप ध्यान से पढ़ते रहिए। और हाँ दोस्तों, ओके, टेक केयर, बाय।